हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके थे कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, तो जब बल एक सदिश राशि है तो इसका कोई न कोई डायरेक्शन होगा, बल की कोई न कोई दिशा होगी। तो उसके बारे में हम लोग आज समझ लेते हैं और पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जब किसी एक चार्ज पर दो या दो से अधिक चार्ज फोर्स लगाते हैं तो उस चार्ज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि कोई चार्ज मान लीजिए Q1 है और कोई चार्ज Q2 है। ठीक है, दो चार्ज हैं जो स्मॉल और डिस्टेंस पर रखी गई है। दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है, r मीटर मान लीजिए। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा कूलाम के नियम से वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। ये होगा परिणामी बल इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तो इन दोनों पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन का फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगता है, और दो विपरीत आवेशों का बीच लगने वाला जो बल होता है, प्लस और माइनस के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, हमने कूलाम के नियम के द्वारा ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस बल का डायरेक्शन के बारे में विचार किया जाए कि इस लगने वाला जो बल है उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों आवेशों पर दो बल लगेगा। एक जो Q1 आवेश है वह Q2 पर बल लगाएगा और जो Q2 आवेश है वो Q1 पर बल लगाएगा। क्योंकि जब दो चुंबक को नॉर्थ पोल को हम पास में लाते हैं तो क्या करता है, उसको धकेलता है। मतलब ये वाला चुंबक इसको दूर धकेलता है, इस पर बल लगाता है, और ये वाला चुंबक इस पे बल लगाता है और इसको दूर धकेलता है। सिमिलरली ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो ये जो Q1 चार्ज है इस Q2 को उधर ढकेलेगा और जो Q2 चार्ज है उस Q1 पर इधर ढकेलेगा। अर्थात इसमें हमको दो बल प्राप्त हो रहा है और उसका डायरेक्शन विपरीत आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये जो Q1 है जब इन दोनों को पास में रखे हैं तो ये उसको उधर ढकेल रहे हैं, अर्थात इस Q2 के डायरेक्शन जो है इधर होगा। तो Q1 चार्ज के कारण Q2 पर जो लगा बल होगा जिसको हम मानते हैं F21। Q1 चार्ज के कारण Q2 पर लगने वाले बल को F21 मानते हैं। ठीक है, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को F12 मानते हैं। ठीक है, अर्थात जो Q1 के कारण Q2 पे जो बल लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगा है इसका कारण इधर है। अर्थात दोनों डायरेक्शन जो है, एक का बल F21 इधर लग रहा है और दूसरे का बल इधर लग रहा है। चूँकि ये दोनों इक्वल है और दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसीलिए इनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का दिशा हो गया, क्योंकि बल सदिश राशि है तो कोई न कोई इसका डायरेक्शन होगा। तो हमने यहाँ पर दो चार्ज लिया है जिसके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा के बारे में जाना है। अब मान लीजिए यही एक पॉजिटिव चार्ज होता Q1 और एक नेगेटिव चार्ज होता Q2, तब क्या होता, मान लीजिए इनके बीच की दूरी स्मॉल r होता, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता वो भी यही होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। दोनों के बीच लगने वाला बल यही होता। Q1 के कारण Q2 पर भी यही बल लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर भी बल यही लगेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम जानते हैं कि दोनों आकर्षण बल लगते हैं, तो Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल होगा इसको हम मानेंगे F12। ठीक है,
और Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा इसको मानेंगे F21। ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे का आकर्षण बल लगा रहे हैं, यानी इनका डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। मतलब दोनों अगर सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और इनका जो डायरेक्शन होगा विपरीत दिशा में होगा। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा आकर्षण होगा, उन्हें एक ही अनुदिश होंगे, दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड नियम था क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं तो वह भी उल्टा हमको उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम किसी दीवार पर एक तमाचा मारें ऐसे, तो हमारे हाथ द्वारा दीवार पे जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स दीवार भी हमारे हाथ पर लगाएगा। ठीक है, कि इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन जितना होगा उतना ही रिएक्शन भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर Q1 Q2 को जितना फोर्स से ढकेल रहा है, Q2 भी उतना ही फोर्स से ढकेल रहा है। ये ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात ये जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के थर्ड नियम के बेसिस पे है, थर्ड नियम का फॉलो करता है। ठीक है, तो ये किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसे निकालेंगे और उनका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि यदि दो या दो से अधिक चार्ज पास पास में रखे हों तो उन पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा उसका दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, ठीक है, एक कोई चार्ज है Q2 और एक कोई चार्ज है Q3, ये तीन चार्ज हैं। तो मान लीजिए इस Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है वो F12, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तब तक हम डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे कि कौन सा डायरेक्शन है। इसीलिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इन आवेशों पर चार्ज कितना है। ठीक है, तो इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो किधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये होगा F। Q2 के कारण Q1 पर लग रहा था, तो F12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो, मान लीजिए ये स्मॉल r दूरी पर है और ये भी स्मॉल r दूरी, समान दूरी पर दोनों रखे गए हैं। ठीक है, तो इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो F12 होगा। ठीक है, और इस Q3 आवेश के कारण Q1 पर जो बल होगा ये ऊपर तरफ होगा, इसको मान लिया F13 होगा। इसका डायरेक्शन इधर क्यों हो रहा है पता है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, तो ये Q3 जो है Q1 को ढकेलेगा। देखिए ये सारे चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन हम सिर्फ Q1 पर लगने वाले बल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो Q3 जो Q1 पे बल F13 लगा रहा है, तो Q1 भी तो Q3 पे बल लगा रहा है, तो इसका बल भी इधर आएगा, इसका बल हो जाएगा F31, 1 के कारण Q3 पर लगने वाला बल। ठीक है, और ये Q2 अगर इस Q1 पे F12 बल लगा रहा है तो Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा, कितना लगाएगा, F21। ठीक है, F21 मतलब आवेश एक के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, F12 मतलब आवेश 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, F13 मतलब आवेश 3 के कारण 1 पर लगने वाला बल, F31 मतलब आवेश 1 के कारण 3 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो ये एक दूसरे आवेश पर लगने वाले बल का डायरेक्शन ज्ञात कर लिया। यहाँ पर भी बल लग सकता है, इन दोनों के बीच भी अगर कोई दूरी L मान लीजिए है तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन हम सिर्फ Q1 पर लगने वाले आवेशों के बल का
अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, कि इन दोनों आवेशों के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है उसका परिणामी बल कितना होगा और इसका दिशा कितना होगा। अगर न्यूटन के नियम के अनुसार देखा जाए तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल होगा F12, हमने Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन r², इक्वेशन नंबर 1। और इस Q3 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा, ठीक है, उसका जो है बल का फार्मूला हो जाएगा F13 = 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 अपन r², क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम माना है हमने, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर डायरेक्शन, इसको मान लीजिए हमने इसको Q1 को A पॉइंट मान लिया, Q2 को B पॉइंट मान लिया, Q3 को C पॉइंट मान लिया, तो Q2 के कारण Q1 पर जो बल होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा B to O होगा, मतलब इसका जो बल का डायरेक्शन होगा मतलब B to A, मतलब B की तरफ से B से A की तरफ यह फोर्स लग रहा है, और Q3 के कारण किधर फोर्स लग रहा है C से A की तरफ, मतलब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है C से A की तरफ है। समझ लिया ये दो इक्वेशन। हम सिर्फ Q1 पर लगने वाले बल को ही कंसीडर कर रहे हैं, ये तीनों आवेश एक दूसरे पर बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ Q1 मतलब पॉइंट A पर, चार्ज A पर ही लगने वाले बलों का परिणामी बल और उसका डायरेक्शन के बारे में हमको समझना है। तो Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है इसकी वैल्यू इतनी आ गई, Q3 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इस Q2 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है वह Q3 के होने से इसके बल के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। मतलब यह Q2 जितना फोर्स Q1 पर लगा सकता है वह लगाएगा, इस Q3 के यहाँ रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब Q3 जो आवेश है इस Q2 पे लगने वाले बल को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, या Q3 द्वारा जो Q1 पर बल लग रहा है वह उतना ही लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अर्थात Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला जो बल है वह Q2 से प्रभावित नहीं होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी एक चार्ज पर लगने वाले विभिन्न चार्जों का जो बल है वह किसी दूसरे आवेश से प्रभावित नहीं होता है, इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक आवेश और रहता है, यहाँ पर मान लीजिए D आवेश रहता, तो इन दोनों के बीच में भी अगर कोई बल लगता तो D के कारण A पर जो बल लगता इसकी वैल्यू Q3 और Q2 के कारण कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुद्ध हिंदी में और भोजपुरी में समझा जाए कि भैया हमको जितनी ताकत से तुमको मारना है मैं मारूंगा, चाहे तुम्हारे बगल में Q3 हो चाहे Q2 हो, ये दोनों के रहते हमारा जो फोर्स है वह कम नहीं होगा। ऐसे ही Q2 भी कहता है कि भैया हमारे अंदर जितना ताकत है हम इसको मारेंगे, धकेलेंगे, किस फोर्स से, F12 के फोर्स से। और अगर तुम्हारे साथ अगर D आवेश और C आवेश है तो ये हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे कि हाँ ये C और D तुम्हारे साथ आ गए तो मेरे फोर्स को कम कर देंगे। इसके फोर्स, अगर ये 10 kg का फोर्स लगा रहा है तो 10 kg का लगाएगा, वह इस D आवेश और C आवेश से डरने वाला नहीं है। अगर ये D अपना 5 किलो का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन ले लिए, अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये जो Q है, Q2 है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इन
अलग अलग जो चार्ज है जो अपना फोर्स लगाएंगे इस Q1 पर, उसकी वैल्यू को दूसरे चार्ज प्रभावित नहीं करते हैं। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी निर्वात में रखे हुए 2 या 2 से अधिक चार्ज उपस्थित हों तो किसी एक आवेश पर लगने वाले विभिन्न आवेशों के कारण जो बल होता है वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें Q2 के कारण Q1 पर जितना बल लगना होगा लगेगा। ये D और C Q3 या Q4 आवेश इस बल को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कम या अधिक नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो Q4 के कारण जो Q1 पे बल लग रहा है वह उतना बल लगाएगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। इसके लगाए गए बल को Q2 और Q3 जो आवेश है प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर Q3 Q1 पे जितना बल लगाना चाहता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना बल लगाएगा, मतलब इसको उतना ढकेलेगा। इसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम्हारे बगल में Q2 और Q4 आवेश है। ठीक है, इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो हमने देख लिया कि इस 3 चार्ज लिया था निर्वात में, Q2, Q1 और Q3। हमने सिर्फ Q1 पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन देखा कि Q3 और Q1 चूँकि पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए Q3 ने क्या किया, Q1 को ऊपर की तरफ धकेलना चाहा, फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगाया, तो F13 बोलेंगे। मतलब Q3 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को F13 से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने के लिए Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को F12 से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है, इधर ढकेलेगा। तो इन दोनों चार्ज के कारण Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने बलों के सदिश नियम में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था कि उसका परिणामी बल कैसे निकालेंगे यदि यह 2 या 2 से बल किसी एक बिंदु पर काम कर रहे हैं। जब किसी एक बिंदु पर 2 या 2 से अधिक बल विभिन्न दिशाओं से कार्य कर रहे हों तो उसका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालते हैं, जो उसके विकर्ण के वैल्यू के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, F12 से F13 के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, इसके समानांतर रेखा खींच देंगे, और F13 इस F12 के समानांतर F13 से एक रेखा खींच देंगे। तो ये बिंदु मान लीजिए अगर P पर मिलती है तो इस A पॉइंट से इस P पर मिला देंगे, यही इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, F1, इस FA रख लेते हैं, FA मतलब Q1 आवेश पर, यानी Q1 आवेश A पॉइंट पे रखा गया है, तो इस A पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वह FA होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये AP के डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, A से P के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों बल इस आवेश के डायरेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बल अलग अलग जितना इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये 10 किलो का फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो लगाएगा, ये 15 न्यूटन का लगा रहा है तो लगाएगा। ये नहीं कि ये 15 न्यूटन लगा रहा है तो इसका बल कम कर देगा, इसका 6 कर देगा, 7 कर देगा, या फिर ये जो है बल लगा रहा है तो इसका कम कर देगा, 15 से 10 कर देगा, कुछ नहीं करेगा। इसकी जितनी कैपेसिटी है इसको ढकेलेगा, इसकी जितनी कैपेसिटी है इसको ढकेलेगा। ठीक है, और ये इसके कारण बल का डायरेक्शन इधर है, इसके कारण इधर है, और इसका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के नियम से हमने निकाल लिया। अर्थात जो रिजल्टेंट FA पे मतलब Q1 कूलम पे एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है FA, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन कहाँ से है, A से P की तरफ है। ठीक है, अर्थात FA इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13, इसके सदिश योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, FA का इसका डायरेक्शन A से P होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर मान लेंगे B to A और इसका हो जाएगा C to A। ठीक है, तो यही किसी दो या दो से आवेश, किसी एक आवेश पर यदि दो या दो से अधिक आवेश फोर्स लगा रहे हैं तो उन पर लगने वाला परिणामी बल का परिमाण कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा, इसको हमने समझ लिया। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसको भी हमने समझ लिया कि किसी निर्वात में रखे दो या दो से अधिक यदि बिंदु आवेश हों तो किसी पर्टिकुलर मतलब किसी एक आवेश पर लगने वाले सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा वो अलग अलग आवेश एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, एक आवेश इस आवेश पर जितना फोर्स लगाएगा तो लगाएगा, दूसरा आवेश इसके फोर्स पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।